जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो ये है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पार्ट 4 यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। कहने का मतलब ये वो क्वेश्चन है जो इस पेपरों में आ चुके हैं। यानी आज इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 की बात करेंगे। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा RMSA का तात्पर्य है। कहने का मतलब जो RMSA है इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दूसरा लिखा है रिवर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी अथॉरिटी, तीसरा लिखा है राष्ट्रीय मिडिल स्कूल एसोसिएशन और चौथा लिखा है रिकरिंग मॉडेस्ट सिक्योर्ड अकाउंट। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी हिंदी में इसका एक तरह से फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा लिखा है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। यानी राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में शपथ किसने ली है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अमिताभ राय, दूसरा लिखा है सज्जन सिंह कोठारी, तीसरा लिखा है वसुंधरा राजे, लिखा है महिपाल सिंह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सज्जन सिंह कोठारी। कहने का मतलब आप ये समझिए, यानी राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में सज्जन सिंह कोठारी ने शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा लिखा है प्रतिभा परक व्यक्तित्व अमृता शोरगिल का जन्म स्थान है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हंगरी, यानी हंगरी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है। यानी निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है। समझो आप विश्व की बात कर रहा है, केवल भारत की बात नहीं हो रहा है। पहला लिखा है न्यावा सेवा, दूसरा लिखा है हैमिल्टन, तीसरा लिखा है हेडलैंड, चौथा लिखा है पार्डन। तो चौथे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेडलैंड। क्या हो जाएगा? हेडलैंड, यानी जो हेडलैंड है आपका वो विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। यानी जो मरुस्थली देश है माली, ठीक, मरुस्थली देश माली की राजधानी, इसकी राजधानी कौन है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है मैडस्कस, दूसरा लिखा है बमाको, तीसरा लिखा है आड्रा, चौथा लिखा है अंकारा। तो पाँचवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बामाको। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, बमाको। यानी माली की जो राजधानी है वो है बमाको और ये मरुस्थल देश है कौन? माली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां नंबर लिखा हुआ इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी www का फुल फॉर्म बताइए एक तरह से। लिखा वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, गलत हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल सही, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यानी देखा होगा आपने www.com इस टाइप से जो लिखा होता है इंटरनेट पे, तो इसका फुल फॉर्म होता है, एक W का अर्थ होता है वर्ल्ड, दूसरे W का अर्थ होता है वाइड और तीसरे W का अर्थ होता है वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये www का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर लिखा है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर इंटरनेट से सूचना लेना है आपको तो किसका आप लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। पहला क्या लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लिखा है वेब ब्राउज़र। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वेब ब्राउज़र, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउज़र अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है या एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है। यानी जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? पहला ऑप्शन लिखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा लिखा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा लिखा है कैल्शियम सल्फेट और चौथा लिखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आठवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी है। यानी जो जल की स्थायी कठोरता का कारण है वो कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। यानी उत्कृष्ट गैस का उदाहरण कौन सा है, देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है नाइट्रोजन, नहीं होगा। हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा। क्लोरीन, ये भी नहीं होगा। हीलियम, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी उत्कृष्ट गैस का जो उदाहरण है वो है आपका हीलियम, यानी 9 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, फिर
डैश लिखा है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, D2O और साधारण जल का होता है H2O। ये भी आप याद रखो, कभी कभार पूछ लेता है। ठीक, अब देखो इसके ऑप्शन देखते हैं। पूछा गया न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल नंबर 1 लिखा है खनिज समृद्ध जल होता है, दूसरा लिखा ओजोनीकृत जल होता है, तीसरा लिखा है भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, और चौथा लिखा है हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये जीएस का क्वेश्चन है, यानी जनरल साइंस। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में इस वजह से किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता नहीं दर्शाता है। अब देखो पहला लिखा है यूरेनियम, दूसरा लिखा है थोरियम, तीसरा लिखा है एल्यूमिनियम, चौथा लिखा है पोलोनियम। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता नहीं दर्शाता, वो है आपका एल्यूमिनियम। बाकी सभी रेडियोएक्टिवता दर्शाते हैं लेकिन एल्यूमिनियम आपका नहीं दर्शाता, इस वजह से 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, लिखा है वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी जो वायुमंडलीय अध्ययन की घटना होती है इसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है फलित ज्योतिष, दूसरा लिखा है मौसम विज्ञान, तीसरा लिखा है भूकंप विज्ञान, चौथा लिखा है खगोल विज्ञान। तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मौसम विज्ञान। सब लोग जानते हो, आसान क्वेश्चन है यार। मौसम विज्ञान, यानी मौसम विज्ञान जो है वो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, लिखा हुआ है जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था। ध्यान से पढ़िए, कह रहा है जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन लिखा है लंदन, दूसरा लिखा है इटली, तीसरा लिखा है मॉन्ट्रियल, चौथा लिखा है टोरंटो। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन है सी, मॉन्ट्रियल। क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल। यानी जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय मॉन्ट्रियल में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, लिखा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। किस देश से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कीनिया होकर गुजरती, मैक्सिको, इंडोनेशिया से भी होकर, ब्राज़ील से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मैक्सिको। कहने का मतलब जो आपकी भूमध्य रेखा है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, कीनिया से भी जाती, इंडोनेशिया से भी जाती, ब्राज़ील से भी जाती। जब आप मैप देखोगे भूमध्य रेखा का तो ऑटोमेटिक चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। कभी कभार पूछता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है, तब आपको 3 वो देश दिए जाएंगे जहाँ से नहीं गुजरती, और इन 3 में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, या और भी जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है, ढंग से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, लिखा है अधिकांश भूपर्पटी किस शैली से बनी होती है। यानी जो अपनी भूपर्पटी है अधिकांश किससे बनी है। क्या लिखा, आग्नेय, फिर लिखा कायांतित, फिर लिखा अवसादी, फिर लिखा कार्बोनेट। यानी अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है। तो 15 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, यानी आग्नेय। किससे बनी है, आग्नेय। अधिकांश भूपर्पटी आग्नेय शैल से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा है बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन। तो जो बीजापुर है आपका वो जाना जाता है गोल गुंबज के लिए। देखो कहीं ऑप्शन दिया गया है, जी बिल्कुल ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, गोल गुंबज। यानी बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो बीजापुर जाना जाता है गोल गुंबज के लिए। तो 16 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, लिखा है रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद का सह स्थापक सदस्य कौन था। देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा है मिखाइल बैक्यूनिन, दूसरा लिखा है गोर्की, तीसरा लिखा है लियो टॉल्स्टॉय, और चौथा लिखा है तुर्गनेव। तो इसका ऑप्शन 17 नंबर का सही हो जाएगा आपका ए, मिखाइल बैक्यूनिन। यानी रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद का सह स्थापक सदस्य कौन था, तो वो था आपका मिखाइल बैक्यूनिन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, लिखा है यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक किसने किया था। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा भी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, लिखा हुआ है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला लिखा 1773 के विनियामक अधिनियम। बिल्कुल सही, पहला ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
यानी कहने का कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 का जो विनियामक अधिनियम था उसके द्वारा की गई थी। तो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, क्या लिखा है? सत्यशोधक सभा का संस्थापक महाराष्ट्र में कौन था? अब वही क्वेश्चन देखो, जितने संस्थापक स्थापना वाले हमने कहा इनको जरूर तैयार करो। पहला लिखा है डॉक्टर बाबा अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा वाला, और फिर लिखा है ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखो बहुत खास क्वेश्चन, कठिन नहीं, एवरेज क्वेश्चन है, क्योंकि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, ठीक। बहुत कठिन पेपर नहीं आता, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे जरूर क्वालिफाई करके आओगे। और ज़्यादा दिन आपके लिए नहीं बचे तो आप मेहनत करते रहिए। डेली एक लेक्चर हम डालने का प्रयास करते हैं, आप डेली इसको पढ़ते रहिए। और केवल यूपी पुलिस का ही नहीं, MTS का, CHSL का, CGL का, जितने हमने GK GS के डाले हैं या हिस्ट्री के डाले हैं सभी के देखिए। देखो ये ओवरऑल यूपी पुलिस है, इसमें देखोगे GK GS भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है। ये मिक्स पेपर है, 40 क्वेश्चन जो आपके 38 से 40 लगभग GK GS के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बात? और ज़रूरी नहीं, ये मिक्स पेपर है। अब आपको हिस्ट्री SSC MTS के भी पढ़ लीजिए, CGL के भी पढ़ लीजिए, GK GS वो भी पढ़ लीजिए। फिजिक्स के जितने लेक्चर पढ़े MTS के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में हमने 4-4, 5-5 पॉइंट बताने का प्रयास किया है। ऑप्शन सही वाला क्यों सही है, गलत वाला क्यों गलत, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन डिटेल से चर्चा की गई। आप उन वीडियो को जरूर देखिए, यकीन मानो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? यानी नीचे जो ये नदियाँ दी गई हैं, कौन सी वो नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? देखते हैं। ऑप्शन पहला लिखा है वाआल, तीसरा लिखा है लिम्पोपो, लिखा है नाइजर, और फिर लिखा है जेम्बेजी। अब देखो ये भारत की नदियाँ नहीं हैं, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी आप ऐसे ढूंढ रहे हो। निम्नलिखित में से कह रहे कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? वो है आपकी लिम्पोपो। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यह मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। कौन नदी? लिम्पोपो। तो 21 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? पहला लिखा है उष्ण कटिबंधीय वन, वर्षा प्रचुर वन, पतझड़ी वन, शंकुवृक्षी वन। तो क्रिकेट बैट के लिए जो विलो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी शंकुवृक्षी वन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय गेम कौन सा है? क्रिकेट, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, लिखा है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग जानते हो। एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी यांगटीसी नदी। कहीं दिया गया ऑप्शन? बिल्कुल सही, बी सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी, ध्यान से पढ़िए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी नदी। ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, लिखा है ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, तो 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रच्छाया। एक बार और आ चुका है। अब देखो इसका ऑप्शन तो प्रच्छाया सही हो जाएगा, लेकिन एक वर्ड आपको मिला है ग्रहण। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं? देखिए समझिए, ग्रहण आपके 2 टाइप से होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण कब पड़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक। कुछ लोगों को हो सकता लगे कि लेक्चर लेंदी हो रहा है, अगला क्वेश्चन बताना चाहिए था, लेकिन आप समझ लीजिए, जो वर्ड है उसको सीखोगे आप तभी आप अच्छे हो पाओगे। तो ग्रहण 2 होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण पड़ने का मेन कारण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में एक सीधी रेखा पर आ जाए। कहने का मतलब, सबसे पहले ग्रह समझो क्या होता है। ग्रह वो आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के आसपास घूमते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो हम थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे और आप इसमें सीखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ये बना दिया, क्या ग्रीन कलर से ये सूर्य बना दिया हमने, ठीक। थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये क्या बना दिया हमने? सूर्य, ठीक। अब देखो, अब इसके आसपास आप गोले बनाइए ऐसे, ये सूर्य की कक्षाएं हो गई, ठीक। 3 बन गए और 4, इसी में समझ लीजिए, इतने में। अब जो आकाशीय पिंड सूर्य के आसपास घूमते हैं, अब समझो, जैसे मान लो ये आपका बुध है, ठीक। सबसे पहला बुध, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ऐसे और भी पूरे 8 ग्रह। सबको पता है, एक 9 थे पहले, प्लूटो हटा दिया गया, तो अब 8 ग्रह बचे। पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। अब देखो जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इसको कुछ अलग कलर से कर लेते हैं, येलो से कर लेते हैं, ठीक। ये क्या है आपकी पृथ्वी, ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो जितने भी ये ग्रह ये सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, इनको ग्रह कहते हैं। अब इन्हीं के आसपास घूमते हैं उपग्रह। पृथ्वी की एक ये कक्षा
और जो ग्रह के आसपास घूमते हैं उनको हम लोग कहते हैं उपग्रह। जैसे इसको हमने बना दिया यहाँ पर चंद्रमा। ठीक, अब देखो, अब पूरा ध्यान से समझो। जो सूर्य के आसपास घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं, जो ग्रह के आसपास घूमते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। अब होता कब है ग्रहण? जैसे ये चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा घूमते घूमते मान लो ऐसे पूरा घूमते घूमते और चंद्रमा आ गया यहाँ पर। ठीक, ये जो रेड कलर से है ये चंद्रमा है। अब आप गौर कीजिए, अब ये तीनों एक सीधी लाइन पर आ गए। गौर से देखिए, ये सीधी लाइन, कहने का मतलब पहले सूर्य, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में होते हैं तब ग्रहण पड़ता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कैसे पहचाने सूर्य ग्रहण और कैसे पहचाने चंद्र ग्रहण। तो ध्यान से समझो। देखो, जब चंद्रमा बीच में हो, यानी जो चंद्रमा आपका यहाँ पर है, समझिए जो यहाँ पर चंद्रमा है ये यहाँ पर हो। देखो जहाँ पर हम लाइनें खींच रहे हैं ये चंद्रमा, यानी सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी, ये पृथ्वी। तो जब चंद्रमा बीच में हो, सूर्य और पृथ्वी इधर और उधर हो, तब ये होता है सूर्य ग्रहण। यानी जब चंद्रमा बीच में हो तब सूर्य ग्रहण, और यही चंद्रमा घूम के जब यहाँ पर आ जाए, जो हम ग्रीन से आपको दिखा रहे हैं। ठीक, अब चंद्रमा यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो जब चंद्रमा पीछे हो जाए, सूर्य इधर, पृथ्वी बीच में हो, तब होता है चंद्र ग्रहण। आप स्टार बना के अपने नोटबुक में पॉइंट नोट कर लीजिए। जब चंद्रमा बीच में तब सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में तब चंद्र ग्रहण। तो ये होते हैं आपके ग्रहण। यानी ग्रहण दो सिचुएशन में बनते हैं, जब ये तीनों आमने सामने हो। अगर चंद्रमा बीच में है तो वो सूर्य ग्रहण होता है, अगर पृथ्वी बीच में है तो वो चंद्र ग्रहण होता है। आई होप आपको जानकारी ये अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट उनको भी समझ में आए। तो कह रहा है वही क्वेश्चन था, इसमें ध्यान से समझो। अब देखो, इस बार 2024 में एक पॉइंट और समझो। 2024 में आपका एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण पहले ही पड़ चुका है और एक आने वाले समय में पड़ेगा। ठीक, तो पहले कब पड़ा था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण अगला कब पड़ेगा, सूर्य कब पड़ेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी तो लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। हमने क्या बताया आपको, ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य ग्रहण कैसे, चंद्र ग्रहण कैसे। अब क्वेश्चन क्या था आपका, कह रहा ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, तो वो उसका ऑप्शन था प्रच्छाया। ठीक, लेकिन कभी कभार पूछ देता है चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो जब पृथ्वी बीच में हो, सूर्य ग्रहण कब, जब चंद्रमा बीच में हो। पढ़ेंगे कब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, लिखा है विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है। यानी विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करने को होता है। यानी जब कोई विपदा होती है तो उससे जो योजना बनाती है, योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है। ठीक है ना। 25 पहले क्वेश्चन को समझो तब उसके ऑप्शन देखो। पहला क्या लिखा है, मृत्यु, दूसरा लिखा है क्षति, तीसरा लिखा है जोखिम, चौथा लिखा है सुभेद्यता। तो ऑप्शन इसका डी ज़्यादा सटीक लग रहा है, सुभेद्यता इसका ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, लिखा है मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है। लिखा है जाइलम और फ्लोएम, फिर लिखा है जाइलम, फिर लिखा है कालेनकाइमा, फिर लिखा है पैरेनकाइमा। तो जो 26 का ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, पैरेनकाइमा। अब ध्यान से समझिए, पैरेनकाइमा। ठीक, यानी मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है, वो पैरेनकाइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, लिखा फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। पहला लिखा अनावृत बीजी, फिर लिखा है ब्रायोफाइटा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा, फिर लिखा है आवृत बीजी। यानी फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आवृत बीजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आवृत बीजी। फिर से समझ लीजिए, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं आवृत बीजी करेक्ट किस में पाई जाती हैं, तो आवृत बीजी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है। वेग, बल, कोणीय वेग, संवेग और स्थिर वैद्युत विभव। तो ये जीएस का क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स का। तो 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थिर वैद्युत विभव। ठीक, विभव। अब देखो विभव से रिलेटेड जानकारी समझ लीजिए। वी बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, W/Q। कभी कभार पूछता है विभव का मात्रक बताइए, तो विभव का एक मात्रक वोल्ट होता है। एक इस फार्मूले से निकल आएगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल, क्यू का मात्रक कूलाम, तो एक जूल प्रति कूलाम बन जाएगा और एक होता है वोल्ट। पूछा क्या गया, क्या सोपानी परिमाण है, तो हो जाएगा स्थिर वैद्युत विभव। बल, वेग, ये सब जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी जनरल साइंस के 80% पर फिजिक्स का कब्जा है। आप ये यकीन मानो 80% क्वेश्चन फिजिक्स से बनते, 10% में आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, जैसे 27 नंबर बायोलॉजी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है। वेक्टर मतलब सदिश। अब इसके लिए अगर आपने देखो, कुछ लोग ऐसे तैयार करते हैं
कि 50-60 सदिश राशियाँ याद कर ली, 50-60 अदिश याद कर ली। एक और राशि होती है आपकी प्रतिश राशि। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। तो हमारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, एक सीरीज़ में 12-13 क्वेश्चन पड़े हैं जिसमें वन लाइनर पॉइंट है, या तो आप वो सीरीज़ देख लीजिए, या फिर SSC MTS के CGL के जितने फिजिक्स के लेक्चर के पढ़े हैं आप टोटल देख लीजिए। आपका सब डाउट जितना भी साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड लगभग ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर हमने कई सारी ट्रिकें भी बताई। अब वही चीज़ अगर यहाँ बताएंगे, 40 क्वेश्चन भी करवाने, आप समझ रहे हो वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा, आपका भी मन नहीं लगेगा और ज़्यादा वीडियो कोई भी नहीं बड़ा पढ़ पाता है। ठीक, मैराथन क्लास वो एक अलग चीज़ होती है, एनर्जेटिक होकर बैठो, मैराथन क्लास भी हो जाती है। मतलब कहने का आप फिजिक्स के जो भी लेक्चर पढ़ें वहाँ जाकर देखिए। फिलहाल में इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो आप यहीं से समझ लीजिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गति। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है, तो वो हो जाएगा आपका गति, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है, एक समान गति वाला पिंड लिखा त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। वही हम बोल रहे हैं, आप फिजिक्स को ज़्यादा पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, 80% GS पर कब्जा है। कह रहा है एक समान गति वाला पिंड, 30 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उसका ऑप्शन सही होगा बी, त्वरित हो सकता है। कौन सा सही हो जाएगा, बी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा, सामूहिक खपत, सामूहिक खपत से तात्पर्य, यानी जो सामूहिक खपत होती है इससे क्या तात्पर्य है। तो 31 का ऑप्शन पहले देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है घरेलू खपत, पहला क्या लिखा हुआ है, घरेलू खपत। दूसरा लिखा है वैयक्तिक खपत, फिर लिखा है स्व खपत, फिर लिखा है देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, इसको कहते हैं सामूहिक खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर लिखा है, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है, यानी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है। पहला लिखा है उपभोक्ता यूनिट, दूसरा लिखा है उत्पादक यूनिट, तीसरा लिखा है बैंकिंग यूनिट और चौथा लिखा है सेवानिवृत्त व्यक्ति। तो इसका जो 32 का ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, उत्पादक यूनिट, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है, तो उत्पादक यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है, यानी जो विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका लाभ है। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आए, फिर लिखा है भारत में घरेलू घटक आए, फिर लिखा है भारत की आंतरिक सीमा में कार्य कर रहे उद्यमी को होने वाला लाभ, और फिर लिखा है भारत में स्थित बैंक का प्रचालन अधिशेष। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कहने का मतलब विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है, तो ये विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आए, ठीक, उसी से लाभ है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री के प्रति। तो 34 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बी, यानी जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, प्रधानमंत्री। जानते हो आप भारत में ही समझ लो मोदी जी का कहर चल रहा है ना, सर्वे सर्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है आयरलैंड के स्पेन, दूसरा लिखा है US और UK, तीसरा लिखा है USSR और चीन, फिर लिखा है जापान और कोरिया। तो 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयरलैंड और स्पेस। क्लियर बात, यानी भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड और स्पेन से अंगीकार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अस्तित्व में रहे 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अस्तित्व में रहे 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे, तो 36 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8। कितने थे उस समय, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा, उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम
कहाँ से हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी है। तो 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिद्वार। सब लोग जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है, हरिद्वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर लिखा है, उत्तर प्रदेश में जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। अब यूपी के जो भी स्टूडेंट यूपी के रहने वाले, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, बल्कि भारत के हो तो आपको उत्तर प्रदेश या किस राज्य की कैसी जलवायु जरूर आना चाहिए। 38 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा शीतोष्ण कटिबंधीय, ऐसा तो नहीं है। समशीतोष्ण मानसूनी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, फिर से पढ़िए क्या लिखा, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की, तो वो होती है कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। पहला ऑप्शन वृंदावन में, फिर बरसाना में, फिर मथुरा में, फिर गोकुल में। तो ये होती है आपकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा गोकुल में। यानी कहने का मतलब लट्ठमार होली वहाँ का एक रिवाज है कि सभी पत्नियाँ अपने पतियों को, ऐसे ही नहीं कि बहुत तेज़ी से नहीं, मतलब एक वहाँ का रीति रिवाज है, लट्ठ से मारते हैं और वो लोग अपना बचाव करते हैं और भागते हैं, और उनकी पत्नियां भी उनके पीछे भागती। ऐसा गोकुल में एक रिवाज चल रहा है। ठीक, तो जो जहाँ का रिवाज है वो उसी हिसाब से काम होता है। तो वही पूछा गया लट्ठमार होली, क्योंकि वहाँ लट्ठ मारी जाती है। तो ये कहाँ होता है, गोकुल में। 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राज्यपाल निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है वो आपका एक सदस्य का मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी एक सदस्य। अब देख रहे होंगे आप, इसमें यूपी जीके ज़्यादा आती है। उत्तर प्रदेश 38, 39, 40 तीनों क्वेश्चन देखिए आप। तीनों क्वेश्चनों में क्या किया गया है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की जीके पूछे गए। तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई इसी तरीके करते रहिए। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं करते रहिए। यकीन मानो अगस्त का होने वाला पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, और हम इसी तरीके आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।